बॉन्ड यील्ड बढ़ने और आईटी शेयरों में बिकवाली से अमेरिकी बाजार 1% टूटे। यूरोप का बाजार भी आधा % नीचे। एशिया की कमजोर शुरुआत और एसजेएक्स निफ्टी में 0.25% की नरमी। एयर इंडिया पर इंडिगो के मैनेजमेंट की सफाई, बोले इतने बड़े कर्ज का नहीं उठा सकेंगे भार। एयर इंडिया के सिर्फ इंटरनेशनल ऑपरेशंस में ही है दिलचस्पी, सरकार के साथ जॉइंट वेंचर से किया इनकार। श्रीराम कैपिटल और आईडीएफसी के बीच हो सकती है बड़ी डील, कल हो सकता है ऐलान। हालांकि आईडीएफसी ने खबर की पुष्टि से किया इनकार। एलपीजी के बाद अब रेल की सब्सिडी छुड़ाने की सरकार की तैयारी, अगले महीने लॉन्च कर सकती है गिव इट अप कैंपेन। टैक्स चोरों पर सरकार का एक और वार, 20,000 के लेन देन पर भी देनी होगी जानकारी। आईटी एक्ट में क्या बदलाव। और G20 समिट में भाग लेने जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग की झूठी मुलाकात की खबर फैलाने के बाद घरेलू दबाव में पीछे हटा चाइना। हफ्ते का आखिरी दिन, कल का बेहतरीन सेशन और आज शुरुआत करने के लिए कमजोर संकेत ग्लोबल मार्केट से। तो बड़ा सवाल है कि 9,600 9,700 की ट्रेडिंग रेंज को होल्ड कर पाएंगे या फिर हफ्ते के आखिरी दिन कुछ दिखेगा बड़ा एक्शन। लेंगे इसका जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान। powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। और ट्रेड स्ट्रीट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जयपुर से। लेकिन देखिए ग्लोबल संकेत किस तरह से नजर आ रहे हैं, अच्छे नहीं है। 23 पॉइंट नीचे, इसीलिए एसजेएक्स निफ्टी रिएक्ट कर रहा है इस समय। और आप देखिए यूएस में जितनी बड़ी गिरावट हुई, कल भारतीय बाजार जब बंद हो रहे थे तो इस गिरावट का हमें अनुमान नहीं था। 150 पॉइंट नीचे जाकर डाउ ने समाप्ति दी। पिछले 7-8 हफ्तों में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट वहां पर दर्ज हुई है। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, ब्याज दरें वहां पर बढ़ सकती हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और चाइना से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। कल भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे कि शायद चाइना में ने बयान ये दे दिया है कि शी जिनपिंग और मोदी जी की भेंट नहीं होने वाली है, एक मीटिंग नहीं होने वाली है। लेकिन कितना हमने कल की गिरावट में आखिरी आधे घंटे में पचा लिया है इन सब बातों को, ये बताइए। कल की गिरावट में आखिरी आधे घंटे में दो बड़े डर थे। एक तो हिंदुस्तान और चीन के बीच में सीमा पर तनाव और ये सारी जो बातें चल रही है, और दूसरा कोरिया को लेकर ट्रंप साहब G20 की बैठक में क्या कुछ कह सकते हैं। तो ये दो बड़ी दिक्कतें हैं जिसको लेकर थोड़े से ग्लोबल मार्केट सहमे हुए और हम भी सहमे हुए हैं। मुझे तो हेमंत फ्रैंकली ये आश्चर्य था कि कल हम इतनी मजबूती के साथ बंद भी हुए, क्योंकि इन चीज़ों को देखते हुए, जिस तरह से यूरोप फिसला, जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स नीचे आते हुए दिखे थे, उसके बावजूद भारतीय बाजार उतने बुरे बंद नहीं हुए। तो हमें थोड़ी कमजोरी और पचानी। तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल मार्केट्स काफी अहमियत वाले हैं। वीकेंड सेशन है और क्योंकि 2 दिनों की छुट्टी में काफी कुछ होने वाला है, तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बड़ी पोजीशन तेजी या मंदी दोनों तरफ न रखें, क्योंकि मंदी की पोजीशन में पता नहीं, अगर कुछ ना हो सही बात तो सोमवार को उछल भी सकते हैं बाजार, और तेजी की पोजीशन में तो रिस्क इतने सब जब आपको सामने दिख ही रही है। तो अगर एसजेएक्स निफ्टी इतना ही नीचे खुले, गैप डाउन ओपनिंग हो, ये बताइए तो क्या करना चाहिए? और इंतजार करेंगे नीचे आने का, थोड़ा और नीचे आने दें फिर खरीदेंगे। मुझे लगता है खरीदने के लिए सही जगह 9,625, वहां पर 9,600 9,625 के बीच में सही जगह बनती है। इनफैक्ट आज की कमेंट्री में हेमंत लेवल्स रेंज लगभग सारे कल के ही हैं। ओके। जबकि कल की इतनी बढ़िया तेजी के बावजूद मेरी रेंज में, मेरे लेवल्स में कोई खास बदलाव है नहीं। तो पहली चीज आज के लिए आपको नजर रखनी है ग्लोबल मार्केट्स पर, ग्लोबल मार्केट से ज्यादा ग्लोबल न्यूज फ्लो पर कि किस तरह की खबरें आती है, ये आपके लिए सबसे अहमियत वाला है। दूसरी बात, पुट कॉल रेशियो कल हम कह रहे थे कि 1.32 पर आए, अलर्ट हो जाइएगा। अलर्ट होने के संकेत थोड़े देर आए। तीसरी बात, 9,600 9,700 की जो ट्रेडिंग रेंज है, उस रेंज में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वो रेंज जस की तस है। और नहीं इस बात में बदलाव हुआ है कि 9,550 से 9,600 ये 50 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इतना आसानी से टूटेगा नहीं। अब कल आपने रेंज के हाई एंड पर पहुंचे, लेकिन इसके पार निकलने के लिए जो आपको जरूरत है कि बड़ा पॉजिटिव न्यूज फ्लो आए, अनफॉर्चुनेटली वहीं पर वो नेगेटिव न्यूज फ्लो ग्लोबल मार्केट से आता हुआ दिखा। तो जाहिर सी बात है कि आप रेंज को पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन 9,550 9,600 अब भी निफ्टी पर सपोर्ट है मजबूत। हाँ, बैंक निफ्टी पर जरूर सपोर्ट जोन 100 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हुआ है और बैंक निफ्टी पर अब मुझे जो रेंज दिख रही है वो 23,300 23,550 की आज की डे ट्रेडिंग के लिहाज से है।
और 23,200 23,300 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन है, जो कल मैं 23,100 23,200 कह रहा था, तो यहाँ 100 पॉइंट की रेंज ऊपर बनती हुई दिख रही है। और बैंक निफ्टी में भी मुझे इंटरेस्टिंग दिख रहा है, प्राइवेट बैंक थोड़े कमजोर दिख रहे हैं और सरकारी बैंकों में अगर बैंक निफ्टी को संभालना है तो सरकारी बैंकों को संभालना है। ठीक बात है। अब क्लोजिंग के लिहाज से जो लेवल्स अहम है वो नोट कर ले। आज हफ्ते का आखिरी दिन है, 9,600 के ऊपर आप बंद होते हैं तो डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। 9,600 के नीचे बंद हो संभावना कम है, लेकिन यू नेवर नो, हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। तो 9,600 के नीचे बंद होने की संभावना दिखे तो तेजी की पोजीशन को कम करके जाए, ये निफ्टी पर। वही बैंक निफ्टी पर 23,200 के नीचे अगर आप बैंक निफ्टी पर बंद हो तो तेजी की पोजीशन को कम करके जाएं, अदरवाइज डरे नहीं। कल हमने यही कहा था कि 9,680 के ऊपर क्लोज होने के बाद आपके लिए बड़ी तेजी के आसार बनेंगे। अनफॉर्चुनेटली वहां से 6 पॉइंट नीचे बंद हुए, 9,680 के ऊपर की क्लोजिंग मिली नहीं और आज मिलने की संभावना है कम। तो ऐसे में 9,680 के ऊपर निकलना जरूरी है ऊपर की तरफ। और 23,500 के ऊपर हमने कहा था कल कि बैंक निफ्टी उसके ऊपर बंद हो तो बड़ी तेजी होगी, और अनफॉर्चुनेटली बैंक निफ्टी भी वहां से 35 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। तो क्लोजिंग बेसिस पर आपने ऊपर अहम लेवल भी अभी तक नहीं दिखाए, तो थोड़ा सावधान रहे। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, पोजीशन कम रखेंगे तो बेहतर है। और आज एग्रेसिवली खरीदारी करने की राय मेरी नहीं है, भले ही SGX निफ्टी इतना कमजोर दिखा है, लेकिन इसलिए कि थोड़ा सावधान रहना है। खरीदना है निफ्टी 9,600 9,625 की रेंज में, लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा और वो होगा आपका 9,575 का। ये निफ्टी ट्रेड करने का तरीका 9,675 9,700 लगता नहीं, लेकिन 9,675 9,700 के ऊपर के टारगेट। दूसरा तरीका है कि अगर ज़्यादा गैप से न खुले तो निफ्टी शॉर्ट करें, और निफ्टी शॉर्ट करने में आपका स्टॉप लॉस होगा 9,700 का, और नीचे की तरफ 9,625 9,600 तक आ सकता है। बैंक निफ्टी खरीदने का मौका बनता है, और बैंक निफ्टी आप 23,200 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, 23,300 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 23,200 आपका स्टॉप लॉस होगा, और 23,400 और 23,500 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय है। वहीं बैंक निफ्टी में शॉर्ट साइड पर अगर आपको पोजीशन बनानी है तो 23,550 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और 23,300 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। जो सेक्टर्स मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं आज के सेशन में, एविएशन, इंटरग्लोब की कल की कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद एविएशन स्टॉक्स में मजबूती बन सकती है। सीमेंट ये मजबूत रह सकता है, या अगर कमजोर हो तो गिरावट में खरीदारी करें। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मुझे लगता है खरीदारी करने का मौका बनता हुआ दिख रहा है। नेगेटिव साइड पे थोड़े प्राइवेट बैंक्स और मेटल, ये दो सेक्टर हैं जो थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं। बिल्कुल, चलिए तो इन सेक्टर्स पर रखिए नजर। पूछते हैं बागले साहब से कि उनके लेवल्स कौन से हैं मार्केट में आज के दिन। बागले साहब गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। हेमंत, पहले तो मैं बेरिश नहीं हूँ, लेकिन ऊपर में डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिला है। तो ब्रॉडली 9600 9700 ये रेंज में पकड़ के चलता हूँ, और ऐसे माहौल में जो दोनों साइड खेल सकते हैं, मतलब 100 पॉइंट की रेंज में नियरर 9600 बाय करो, नियरर 9700 शॉर्ट करो, ये एक सीमित दायरा होगा। ठीक बात है। और बुलिश बायस ही होगा। बैंक निफ्टी 23,300 23,700 ये लिमिटेड रेंज अगेन। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सेल ऑफ होगा या हम 9100 9000 की तरफ जाएंगे, इतना तो ये नहीं लगता है। एक 2-3-4% की करेक्टिव मूव फ्रॉम द टॉप अगर आप पकड़ो तो मैं अभी भी समझता हूँ ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। शायद आज थोड़ा सा लिस्टलेस ये हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक मैं अभी भी बुलिश हूँ, 3 बाय है 1 सेल है। 3 बाय 1 सेल, नए लाइफ टाइम हाइज लगेंगे, जरूर लगेंगे, बस कितना समय हम लेते हैं ये एक सवाल है, लेकिन तेजी का ही ध्यान आपको रखना चाहिए। कौन से वो स्टॉक्स हैं ये हम बागले साहब से अभी आपको पूछ के बताते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं एफआईआईज और डीआईएस के डेटा की, यानी घरेलू संस्थागत निवेशक और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने क्या किया है कल के मार्केट में। 15 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से, बहुत छोटी सी बिकवाली, लेकिन खरीदारी का फिगर गुल है जो कल परसों के सेशन में देखने को मिला था। और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 316 करोड़ की खरीदारी करी है। डेटा देखकर लग नहीं रहा कि बहुत बड़ी सेलिंग, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हो गई, जो मार्केट ऊपर से थोड़ा सा हल्का हुआ। लगता है ट्रेडर्स थोड़े नर्वस हुए इन खबरों पे। नहीं, सेलिंग तो बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ ये एक और बात इसमें है कि 15 करोड़ की बिकवाली दिख रही है, लेकिन कुछ ब्लॉक डील्स भी हुए हैं जो एफआईआईज की खरीदारी हुई है, उस वजह से अगर उनको हटाकर देखेंगे थोड़ी बिकवाली ज्यादा। लेकिन सामने सामने हेमंत एक अच्छी बात है कि 900 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी एफआईआईज ने खरीदे हैं, तो वो खरीदारी भी कम नहीं। 900 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की और अगर ब्लॉक डील्स की बिकवाली को मिलाकर, खरीदारी को मिलाकर देखें तो फिर आंकड़े बुरे नहीं है। हाँ, exactly. आंकड़े अच्छे हैं।
और कल हम यही बात कर रहे थे, देखिए कि आंकड़े ऐसे कि जो आपको 9,700 के पार नहीं ले जाएंगे और निचले स्तरों पर खरीदारी का सपोर्ट भी देंगे। तो मिले जुले आंकड़े हैं, लेकिन दो आंकड़े जो डिस्कस करना जरूरी है। एक तो है इंडेक्स फ्यूचर्स का। कल की तेजी में एफआईज की तरफ से 550 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे गए। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, बेचने में तो ठीक है, लेकिन बेचने के साथ साथ यहाँ ओपन इंटरेस्ट एफआईज का कम हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कल की तेजी में एफआईज ने अपना तेजी का पोजीशन कम किया है। कल के बाजार में ऊपरी स्तरों पर वो हल्के हुए हैं, तो वो थोड़ा आपको संकेत ये पड़ना है कि इंडेक्स में ऊपर के स्तर पर रुकावट है, वन साइड तेजी नहीं। कल भी हम यही बात कर रहे हैं, कल के सेशन को देखकर सबको ये लग रहा था नया लाइफ हाई भी बन जाएगा, फटाफट हम भाग भी जाएंगे, लेकिन 9,700 की जो हमारी ऊपर की ट्रेडिंग रेंज से एग्जैक्टली 9,700 से रिवर्स हुआ और वो शॉर्ट कॉल भी अगर किसी ने लिया तो उसमें भी पैसा बनता है नेचुरली। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि पहला आंकड़ा जो आपको बता रहा है ऊपर अटकेंगे वो है इंडेक्स फ्यूचर्स का। दूसरा आंकड़ा जो आपको बता रहा है कि आप अटकेंगे वो है 1,500 करोड़ की ऑप्शंस की भारी भरकम खरीदारी का। अब ये आंकड़ा जनरली हम देखते नहीं है, बात नहीं करते, लेकिन कल के सेशन में देखिए 1,500 करोड़ के ऑप्शन खरीदे जाना छोटी बात नहीं है। और उसमें काफ़ी कुछ पुट ऑप्शन में खरीदारी होती हुई दिखिए, 9,600, 9,700, 9,500 हर लेवल पर खरीदारी हो रही है। तो एफआईज क्या कर रहे हैं, थोड़ी हेजिंग करने के मूड में है अपने पोर्टफोलियो को, और उन्हें अंदाजा था कि G20 की बैठक है और ऐसे में कहीं कोई संकेत ओवरनाइट आपको खराब आते हुए दिखे, तो एफआईज का मूड बहुत क्लियर कट है, सेलेक्टिवली खरीदारी, पोर्टफोलियो की हेजिंग। और वही आपको रखना चाहिए कि मूड ना बिगाड़ लें, मंदी में ना आ जाएं, लेकिन तेजी की पोजीशन में लॉस ना करें, ये स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए इस स्ट्रेटजी से आपको पैसा बन सकता है, लेकिन कौन से शेयरों में आपको ट्रेड करके मुनाफा हो सकता है? बागले साहब, आपके टॉप आइडियाज बताइए। हेमंत, पहला मेरा कॉल होगा बाय इन अ फ्यूचर रिटेल, जिसमें कल हमको ब्रेकआउट देखने को मिला। ये 387 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 1 से 2 दिन का से 3 दिन का टारगेट होगा 414। दूसरा होगा मन्नपुरम फाइनेंस, जो मॉर्निंग में हमको स्ट्रेंथ दिखी थी। हमने मॉर्निंग में आई थिंक अनिल जी ने ये आइडेंटिफाई किया था और पूरे दिन तक के स्ट्रांग रहा और वॉल्यूम्स इसके बहुत ज़्यादा थे, तो ये संकेत है कि अच्छी मूव कंटिन्यू होगी। थोड़ी भी हल्की सी करेक्टिव मूव आती है तो बाय करें 99 के स्टॉप लॉस से, और मेरा टारगेट होगा 108। ओके, तो इन दो स्टॉक्स पर रखिए नजर। कल हम चर्चा कर रहे थे कि आप कह रहे थे पुट कॉल रेशियो 1.3 के आसपास पहुंच रहा है, तो थोड़ा इसको नजर रखनी चाहिए। कहाँ पहुंचा और क्या अभी भी अलार्मिंग लेवल पर है? हेमंत, कल ये हम जब आखिरी सौदा कर रहे थे, शायद वागले साहब मुझे पता नहीं उस समय जुड़ गए थे या एग्जैक्टली बहुत परफेक्ट लेवल मिला प्रॉफिट बुक करने का। 9,700 का लेवल, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में 1.32, और मुझे एग्जैक्टली याद है कि 1.32 से 1.35 ये रेंज हमने दी थी कि जहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पुट कॉल रेशियो उस अलार्मिंग लेवल तक है जहां आप पोजीशन जीरो कर दें। कई बार हम कहते हैं ना कि सब घर बेचकर खरीद लीजिए, अपना भी बेच दीजिए, पड़ोसी का भी बिकवा दीजिए। वो दोनों वाली जो एक्सट्रीम सिचुएशन होती है वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग वाली सिचुएशन थी। और कल यही कह रहे थे कि देखिए उन लेवल से आपको 50-75 पॉइंट मिलेंगे। ठीक बात है। तो वो एक बहुत ड्रीम मोमेंट था प्रॉफिट बुक करने का, जिसने कर लिया। अब आज के सेशन में अब क्या करना है वो देखने वाली बात है। 1.3 ये है पुट कॉल रेशियो, और मुझे 1.3 के ऊपर पुट कॉल रेशियो आता है, मुझे खरीदने का मन नहीं होता। स्पेशली सीरीज का आखिरी हफ्ता छोड़ दें, 1-2 दिन पहले हो, वो मैं कई बार अलग डेटा एक्सेप्शन के तौर पर देख के डिस्कस करता हूं, बट सीरीज की शुरुआत में अगर पुट कॉल रेशियो 1.32 पर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पर आप हैं, तो वो ट्रेड विपरीत बनता है, न कि ट्रेंड के साथ वाला जो कल आपको बहुत बेहतरीन मिला था। मिस हो गया तो एक अलग बात है, लेकिन ये डेटा कल सुबह ही आपको बताया था। अब आज क्या करना है? अगर फिर से आप 9,700 के आसपास पहुंचे और पुट कॉल रेशियो 1.32 1.35 की रेंज में प्रॉफिट बुक करके बैठ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 पॉइंट की तेजी अगर आपकी छूट जाएगी, लेकिन बड़ी चीज ये कि आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, रिस्क को कम करें। तो ये कल डेटा बता रहे हैं, कोई खास बड़ी चीज नहीं, ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत भारी एनालिसिस करें, लेकिन डेटा में साफ दिखता है ये चीज। दूसरी बात, 9,600 आसानी से टूटेगा ये भी संभावना नहीं है। भले ग्लोबल मार्केट्स कितने ही कमजोर दिख रहे हो, लेकिन 9,600 के पुट पर 56 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, भारी भरकम है, जो 9,700 के कॉल से भी ज्यादा है। तो इतना आसानी से आप तोड़ेंगे नहीं। दूसरा, 9,600 के कॉल्स में भी ओपन इंटरेस्ट 34 लाख शेयरों का अभी भी बना हुआ है, यानी कि जिन लोगों ने कॉल्स बेचे हुए हैं, मंदी की पोजीशन बनाई है, उनके लिए तो आज मतलब एक तरह से गॉड गिफ्ट है कि 50-75 पॉइंट नीचे मिल जाए उनको, तो वो तो ये दुआ करेंगे हम छूटे बस कैसे। तो प्रॉफिट बनाना तो दूर की बात है, उन्हें अपनी शॉर्ट पोजीशन से निकलने को मिल रहा है, वो भी बड़ी चीज़ है। तो वो खुद आकर सपोर्ट देंगे नीचे की तरफ, और पुट में जो एग्रेसिव राइटिंग हुई है वो तो 9,600 के लेवल को सपोर्ट देगी। तो मुझे नहीं लगता कि आप
9600 के लेवल को आसानी से तोड़ेंगे। अगर गलती से टूट भी गया तो क्लोजिंग उसके नीचे होने की संभावना काफी कम दिखती है। तो इसलिए आज के सेशन में आपको क्लोजिंग के लिहाज से 9600 के लेवल को देखना बहुत जरूरी है। न तो इंट्राडे में टूटे न क्लोजिंग में टूटे, इसकी संभावना ज्यादा है। अब कल के सेशन में जो पोजीशन बनी है, निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट घटा है तो साफ तौर पर तेजी की पोजीशन हल्की होती दिखी है। बैंक निफ्टी में जरूर 1.25 लाख शेयर जुड़े हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है, आज बैंक निफ्टी के लिए जरूरी ये है कि वो तेजी बरकरार रखें। कल अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला था वीकली एक्सपायरी के दिन। अब बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग रुझान क्या दिख रहा है, प्राइवेट बैंक थोड़े से कमजोर साइड पर मुझे दिख रहे हैं, लेकिन सरकारी बैंक मजबूत हो सकते हैं। आज जो खबरें कि अगर पहली तिमाही के नतीजों के बाद सरकारी बैंकों में सरकार 30-40 हज़ार करोड़ डाल सकती है पूंजी के तौर पर, तो ये सरकारी बैंकों को भगा भी सकता है। और ऐसे में कल जो सरकारी बैंकों में मजबूती हुई वो हो सकता है एक्सपायरी के अलावा इस खबर की वजह से भी होती हुई दिखी हो। तो आज सरकारी बैंकों पे उस हिसाब से नजर रखना आपको जरूरी है। बाकी अदरवाइज सब ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। 9600 के नीचे आप जाएंगे नहीं, 9700 के ऊपर आप जाएंगे नहीं, ये ट्रेड है। लेकिन सिंपल है, आज हफ्ते का आखिरी सेशन है, बढ़िया मानसून सीजन है, बजाय वीकेंड पर बड़ी टेंशन रखने के पोजीशन कम रखें, आराम से ट्रम्प साहब को जो करना है करने दें, कोरिया चाइना को जो करना है करने दें, हम आराम से सोमवार को मंडे को लें। बिल्कुल सही बात है, सोमवार को आके देखेंगे। बाजार इंपॉर्टेंट है, G20 की समिट इंपॉर्टेंट है, कौन सा देश किसके लिए क्या बोलता है। देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो चल ही रहे हैं, तो इस इवेंट का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन अच्छी बात अनिल ये मुझे लगी है कि कल के बाजार में ऊपरी स्तरों से निफ्टी ने 26 पॉइंट का अच्छा हुआ करेक्शन दिखा दिया। तो कुछ तो हमने देखे अनिल इसको फैक्टर किया है, और कुछ आज SGX निफ्टी फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। तो अनिल के उन लेवल्स पर नजर रखिएगा, ग्लोबल मार्केट्स पर नजर रखिएगा, वॉलेटाइल सेशन रह सकता है, और कौन सा PSU बैंक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है ये तो हम आपको आगे बताएंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट की निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय है। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। अब वक्त हो गया ये जानने का कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय है। यूनियन एडवाइजर्स के अनुज दीक्षित कह रहे हैं कि गिरावट में खरीदारी करिए, 9740 तक का टारगेट उनको नजर आ रहा है आते हुए, 9640 का स्टॉप लॉस भी रखिए। खरीदारी की राय है नीरव वखारिया के भी, 9635 का स्टॉप लॉस और 9720 का टारगेट। सिमी भौमिक कह रही है 9690, उसके बाद 9720 और आगे देखिए 9745 और 50 तक जा सकता है निफ्टी, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए तेजी की पोजीशन पर 9630 और 9620 का। सच्चिदानंद उत्तेकर खरीदना चाहते हैं निफ्टी को, लेकिन 9668 के आसपास मिल जाएगा, उसके नीचे भी मिल जाएगा। 9640 का स्टॉप लॉस है, 9720 का टारगेट। सारे एक्सपर्ट बुलिश हैं। आप देखिए कुणाल सरावगी इक्विटी रश के CEO वो भी कह रहे हैं 9750 तक के लेवल्स आने वाले हैं, तो 9620 का स्टॉप लॉस रखिए और तेजी करिए। 5 एक्सपर्ट और पांचों के पांचों बहुत ही ज्यादा बुलिश। इंटरेस्टिंग बात है कि एक भी एक्सपर्ट ये नहीं मान रहा है कि 9600 के नजदीक पहुंचेगा निफ्टी। जो सपोर्ट रेंज है 20 पॉइंट की निफ्टी पर, वो बहुत क्लियर है, 9620 से 9640, यानी कि कल का लो 9640 और 9620, इस 20 पॉइंट की रेंज में आपको सपोर्ट नजर आएगा। तो यहीं पर आपको खरीदारी करनी है और स्टॉप लॉस लगाना है 9600 का, ये ज्यादा बेहतर होगा। और ऊपरी स्तरों पर 9720 से 9750, ये होगी 30 पॉइंट की रेंज, जहां पर जाकर रुकेंगे बाजार। ओके, चलिए ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन सी वो खबरें जिनके चलते आज शेयर रहेंगे फोकस में, आइए देखते हैं 5 का 5। बालाजी एमाइंस, इस कंपनी के सोलापुर प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है। नजर रखिएगा गुडरिक और बाकी की सारी चाय कंपनियों के ऊपर। देखिए 5 तारीख को गुडरिक ने एक्सचेंजेस को ये सूचना दी कि पिछले 1 हफ्ते से दार्जिलिंग में दरअसल विरोध कर रहे हैं वहाँ पे, और चाय के बागान जो हैं वो बंद पड़े हैं, जिसके चलते फसल को नुकसान हो रहा है। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि इस चाय के बागान में जो कामकाज नहीं हो पाया, जो चाय की फसल नहीं ली जा पाई, उसके चलते चाय की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो सारी की सारी चाय कंपनियां आज रहेंगी फोकस में, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है इसमें। भारत फोर्ज, प्रधानमंत्री की जो इजराइल यात्रा हुई उसमें इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, ग्रुप कंपनी है कल्याणी स्ट्रेटेजिक। इस कंपनी ने एक नया करार वहां पर किया है, ये करार किया है एरोस्पेस कारोबार के लिए, और इसके चलते हैदराबाद में ये कंपनी एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का कारोबार शुरू करेगी। तो कल्याणी स्ट्रेटेजिक जो कि भारत फोर्ज की सब्सिडरी कंपनी है, उसका ये करार तो भारत फोर्ज के लिए फायदे की बात। नेस्को के ऊपर रखिएगा नजर। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने करीब 1 लाख शेयर खरीदे हैं 2385 रुपए के भाव पर। ध्यान रखिए ये फंड लॉन्ग टर्म के लिहाज से निवेश करता है, और नेस्को भी एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है। नवीन फ्लोरिन ये रहेगा स्टॉक रडार पर, और यहाँ पर खबरें ये है कि गुजरात में जो इनका एक प्लांट है दहेज में, इनके ऑपरेशंस बेचने के लिए शेयर धारकों ने मंजूरी दे दी है, और ये
स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल्स बनाने का जो कारोबार था इस प्लांट पर, इस कारोबार को कंपनी बेचना चाहती है और ये कारोबार कंपनी एक जॉइंट वेंचर कंपनी को बेचेगी। तो नवीन फ्लोरिन के लिए ये कारोबार बेचने की तरफ एक और कदम, शेयरधारकों की मंजूरी मिल चुकी है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब और अब जयपुर से हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। जैन साहब, आपका भी स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। बताइए सर, कहां खरीदारी करने का इरादा है अगर आज कमजोर शुरुआत हो तो? देखिए, मार्केट्स ने कल सर्टेनली देखिए हाईज को जस्ट टच करके आसपास पहुंच के वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की तो जरूरत है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है और कुछ लार्ज कैप्स और कई जो वेटेज वाले स्टॉक्स है वहां पे अभी भी चाल नहीं आई है, जैसे कि ऑयल एंड गैस स्टॉक्स है, ओएनजीसी है, या फिर जैसे कि बैंक्स में एचडीएफसी बैंक, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे अभी भी चाल आ सकती है। आईटीसी वापस से करेक्शन आया, वापस से बाउंस कर सकता है। तो जो भी इंडेक्स में वेटेज रखते हैं उन स्टॉक्स का सर्टेनली चाल से निफ्टी में फर्क पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं। सर्टेनली ग्लोबल क्यूज में थोड़े इश्यूज है बॉन्ड यील्ड्स को लेकर, और जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी थोड़े बहुत हो सकते हैं उनको लेकर। बट ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइंस है और स्टॉक स्पेसिफिक रहे, मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज बनी रहेगी और बिल्कुल नीचे आए तो अपॉर्चुनिटीज और ढूंढते रहें। इसी बैंक पर साफ तौर पर नजर रखनी चाहिए। और एक और खबर भी है एचडीएफसी बैंक के साथ। सीएलएसए ने अपना लक्ष्य 1830 से गैस व्हाट बढ़ाकर 2000 कर दिया है। तो एचडीएफसी बैंक ये स्टॉक रहने वाला है आज फोकस में। देखिए 1650-55 का भाव है 60 का, और सीएलएसए कहता है 2000 का लक्ष्य। विस्तार से इस रिपोर्ट पर भी बात करेंगे आगे। हमारे साथ हर्षिता भी जुड़ेंगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको वागले साहब के बाकी के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज भी बताएंगे। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और हर्षदा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और हर्षदा रोज बताती हैं वो बेहतरीन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो कंपाइल की होती हैं फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज ने, घरेलू ब्रोकरेज हाउसेज ने। हर्षदा बताइए आज आपकी नजर सबसे ज्यादा कहां पर पड़ी और इंटरग्लोब एविएशन, इस पर बताएं सबसे पहले। इनफैक्ट वही स्टॉक रहेगा आज फोकस में। कल कॉन कॉल के बाद सिटी और साथ ही साथ जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट्स निकाली है। सिटी इनफैक्ट बाय की राय अपनी बरकरार रख रहा है। उनको लगता है कि टारगेट 1400 का रहेगा इंटरग्लोब एविएशन पर। स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है कि ये पहली बार है कि कंपनी ने अपने लॉन्ग रूट्स में जाने की इच्छा साफ जाहिर की है और वो एक पॉजिटिव मान रहे हैं। साथ ही साथ उनका स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है वो कंपनी के लिए फेवरेबल रहेगा। उनको लगता है कि आगे जाके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। सिटी इस समय स्पेसिफाई ये नहीं कर रहा है कि एयर इंडिया के एक्विजिशन पर कंपनी की क्या रुख रहेगी, उनके शेयर प्राइस पर कितना इंपैक्ट रहेगा, लेकिन द वेरी फैक्ट कि लॉन्ग रूट्स पर ये जाना चाहते हैं और उसी लिए एयर इंडिया के एक्विजिशन की बात हो रही है, वो एक पॉजिटिव माना जा रहा है, इसीलिए वो 1400 का टारगेट है। जेपी मॉर्गन हाउएवर एक न्यूट्रल का कॉल दे रहा है। 1130 का टारगेट इन्होंने रखा है। उनको लगता है जो करंट फंडामेंटल्स हैं वो कंपनी के लिए एक बढ़िया माहौल पैदा करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कंपनी के पास एक बहुत स्मूथ ट्रैक रिकॉर्ड है, लो कॉस्ट और हाई एफिशिएंसी डिलीवरी प्रोडक्ट डिलीवर करने का। और जब फाइनली वो बिड आएगी एयर इंडिया के लिए तब एसेस किया जाएगा कि स्टॉक पर क्या इंपैक्ट रहेगा। 18 महीने दूर है वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, ये इन्होंने इनफैक्ट इंटरग्लोब एविएशन पर कहा है। आईटीसी ऑफ कोर्स हॉट फेवरेट है। हर रोज हम देखते हैं कई ब्रोकरेजेस अपने टारगेट्स बढ़ाते हैं। नोमुरा ने अपनी बाय की रेटिंग दी है आईटीसी पर। टारगेट इन्होंने इनफैक्ट 389 का रखा है। याद रखिए पहला टारगेट इनका 356 का था। तगड़ी टेलविंड्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। आउटलुक काफी पॉजिटिव है और अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा फैक्टर ऑफ कोर्स है कि जीएसटी से अर्निंग्स इनकी बढ़ती हुई दिखाई देंगी FY18 में। साथ ही भारतीय एयरटेल ये फोकस में। इनफैक्ट यहां पर खबरें भी हैं आज की टाटा ग्रुप की कुछ अनलिस्टेड एंटिटीज के साथ शायद विलय की बात हो, कंफर्म नहीं है लेकिन अखबारों में रिपोर्ट आई है। हाउएवर गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि वर्स्ट इज ओवर। शायद उस लिहाज से इन कंपनीज को देखना चाहिए। कन्विक्शन लिस्ट में डाला है भारतीय एयरटेल को। 425 का टारगेट है और जो खास बात ये कह रहे हैं कि इस बार जो तिमाही नतीजे आएंगे इसमें रेवेन्यू सपाट रहेगा। पिछले 2 क्वार्टर से 6% का डिक्लाइन था, इसीलिए वो कह रहे हैं कि यहां पर रेवेन्यू अगर फ्लैट है तो शायद बुरे दिन बीत चुके हैं। गोल्डमैन इनफैक्ट भारतीय इंफ्राटेल पर भी एक रिपोर्ट दे रहा है। उन्होंने यहां पर एक न्यूट्रल का कॉल दिया है। 371 का टारगेट है। ओके,
तो ये है रिपोर्ट्स। और जब आप कह रहे हैं कि नतीजों पर फोकस है, तो बताइए नतीजों के लिहाज से क्या कुछ और रिपोर्ट्स है आईटी सेक्टर पर? अब रिजल्ट सीजन की शुरुआत होने वाली है। हाँ, टेक्नोलॉजी ही शुरुआत करेगा, तो उस लिहाज से सीएलएसए ने आईटी पर एक रिपोर्ट निकाली है। इनफैक्ट उन्होंने विप्रो को डाउनग्रेड किया है। पहले बाय का कॉल था, अब आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 290 का टारगेट रहेगा विप्रो पर। साथ ही साथ एक अंडर परफॉर्मर का कॉल बरकरार है इन्फोसिस पर। टेक महिंद्रा पर एक सेल का कॉल है। इन्फोसिस इनफैक्ट उनको लग रहा है 940 के टारगेट्स दिखाएगा। एक ड्राई स्पेल देखने को मिलेगा जून क्वार्टर में, यानी कि अर्निंग्स में ग्रोथ बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। इस बीच एचसीएल टेक और टीसीएस टॉपिक्स रहेंगे, यहाँ पर टारगेट्स इन्होंने बदले नहीं हैं। डॉइचे बैंक कह रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज और रिटेल सर्विसेज के चलते FY18 की शुरुआत जो है वो थोड़ी सी नरम रहती हुई दिखाई देगी। टॉप टियर इंडियन वेंडर्स से -0.8 से 5.3% की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। ऐसी स्थिति में वो अनुमान यही लगा रहे हैं कि टीसीएस में 2.2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये Q1 की बात है। टॉप पिक रहेगा टीसीएस। इन्होंने हालांकि 100 रुपए अपना टारगेट कम किया, 2900 टारगेट था, 2800 पर लेकर आए हैं। टारगेट इन्होंने बदला है विप्रो के लिए भी, यहाँ पर करीब 250 का टारगेट है अगेंस्ट 265। टेक महिंद्रा में 465 का टारगेट आ रहा है। माइंट्री में 10 रुपए ही टारगेट कम किया है, 390 पर अब लेकर आ रहे हैं। और एचसीएल टेक में भी इन्होंने अपना टारगेट करीब 20 रुपए से गिराया है, जो 700 का है अब। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हर्षदा इस जानकारी के लिए। तो सबसे पहली रिपोर्ट इंडिगो, इंटर ग्लोब एविएशन, इसके ऊपर बात करी हमने। आपसे राय लेना चाहते हैं जैन साहब। कल साफ तौर पर प्रमोटर्स ने अपना प्लान तो बता दिया कि इंटरनेशनल ऑपरेशंस ही खरीदेंगे, बाकी डोमेस्टिक ऑपरेशंस में उनकी इच्छा है नहीं जेट एयर इंडिया के। और लो कॉस्ट मॉडल जो भारत में इनको पैसा बनाकर दे चुका है, ये मॉडल, इसी मॉडल पर आगे विदेश में ये आगे बढ़ना चाहते हैं। कैसा लगता है आपको ये मॉडल और इस शेयर पर क्या राय है? बिल्कुल, पिछले हफ्ते इसी शो में जब इंटरग्लोब एविएशन की ये न्यूज़ आ रही थी तो मैंने समहाउ नेगेटिव रिएक्शन दिया था, क्योंकि अगर ये टोटल एयर इंडिया को अगर टेक ओवर करते हैं तो सर्टेनली बहुत सारी बीमारियां साथ में आएगी, और जो कि एक हेल्दी कंपनी के लिए, जो एयरलाइन स्टॉक्स में कुछ दिक्कत हो रही है। अब जयपुर में बारिश वारिश तो वहां पे शुरू हो गई है या नहीं अभी? खैर चलिए, उसको दुरुस्त करते हैं, तो पूछते हैं उसको दुरुस्त करेंगे। और ये बताइए, हम रोज कह रहे थे कि ये इंटरनेशनल ऑपरेशंस ही एक्वायर करने वाले हैं, घरेलू ऑपरेशंस में इनका इंटरेस्ट नहीं है। वही बात इन्होंने कल कहा है। एक बात और इन्होंने साफ कर दी है कि लो कॉस्ट मॉडल को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो 5-5.5% की तेजी है, एक हफ्ते का चार्ट लाते हैं, हो चुकी है। और कितनी तेजी हो सकती है इंटरग्लोब एविएशन में इस हफ्ते के बाद की तेजी के आगे? 1260, 1270 जो प्रीवियस स्विंग हाई बना था वो एक बार टेस्ट कर सकता है, बट मुझे इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है कि वन वे ब्रेक हो। इनफैक्ट मुझे बिटवीन इंडिगो एंड जेट थोड़ा ज़्यादा मोमेंटम जेट में जेट बेहतर दिखता है ना। बराबर, ऐसा नहीं कि जेट ऊपर जाएगा इंडिगो नीचे आएगा, वो बात तो सही है। दोनों साथ में चलेंगे, बट मोमेंटम वाइज जेट इज बेटर पॉइज्ड फॉर अ गुड जेट ज्यादा ठीक है। तो जैन साहब जुड़ गए, तो जैन साहब से एक बार राय ली जाए। जैन साहब बताइए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, देखिए हेमंत जी, पिछली बार मैंने नेगेटिव रिएक्शन दिया था, और इनफैक्ट अब तो जो कल मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है और जो कमेंट्स आए हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट ने बहुत समझदारी से अब इस पर्टिकुलर डील को देख रहे हैं। और जो कि इंटरनेशनल ऑपरेशन जो कि एयर इंडिया का काफ़ी स्ट्रांग है, और जहां पे एंट्री लेना वैसे बहुत सारे बैरियर्स है, तो अगर उसको टेक ओवर करती है, और जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है, जो कि जिसकी वजह से, जो आप सही कह रहे थे कि जिसकी वजह से ये ऑलरेडी जो लो कॉस्ट एयरलाइंस का इनका एक्सपर्टीज है वहां पे ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि जो राकेश गंगवाल जी कल जो कह रहे थे, और जो उन्होंने यूनाइटेड एयरलाइंस में जो अपना एक्सपीरियंस, और जो मैं लास्ट वीक भी कह रहा था कि उनका जो एक्सपीरियंस है यूनाइटेड एयरलाइंस का, वो यहाँ पे वो लाए हैं। और पैनम एयरलाइंस उन्होंने ऐसे ही पार्शियल टेक ओवर किया था, जो पर्टिकुलरली कुछ स्पेसिफिक वर्टिकल को टेक ओवर किया था। तो वैसा ही कुछ मुझे ऐसा लगता है ये लोग यहाँ करेंगे तो सर्टेनली बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये डील होती है तो इस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन एक पॉजिटिव होगा। और मेरे हिसाब से 1400, 1450 का टारगेट ये स्टॉक बहुत आराम से अचीव करेगा आने वाले कुछ महीनों में। चलिए, तो ये है राय आपके लिए तमाम एविएशन स्टॉक्स पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज वायदा कारोबार के एक्सपर्ट आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल जी भी नई दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त। नमस्कार सर, बताइए अपनी आज की टॉप ट्रेडिंग पिक्स, स्टॉक फ्यूचर्स कौन से चुने आपने?
गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, पहला एक बाई कॉल रहेगा भारतीय एयरटेल पर। काफी स्ट्रांग टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 380 की एक मेजर नेकलाइन तोड़ी है, और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है मुझे लगता है इसको खरीद के चलना चाहिए। 372 का स्टॉप लॉस, 395 के लक्ष्य के लिए इसको बाय करना चाहिए। बैंकिंग के अंदर, प्राइवेट बैंकिंग के अंदर अनिल जी, आईसीआईसीआई बैंक काफी अच्छी एक्यूमुलेशन में मूव कर रहा है, और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है नीचे में डबल बॉटम लगा हुआ है 284.50 के अराउंड। मेरा ऐसा मानना है आईसीआईसीआई बैंक को बाय करके चलना चाहिए 284.50 के स्टॉप लॉस के साथ 308 के लक्ष्य के लिए। और लास्ट एक बाय कॉल होगा टाटा स्टील पर। मेटल स्पेस काफी अच्छा लगता है, और टाटा स्टील का जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है मुझे लगता है 1-2 दिन में ऊपर में 570 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 542 का स्टॉप लॉस, 570 के लक्ष्य के लिए टाटा स्टील को बाय करना चाहिए। जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक में भी अच्छी तेजी हो रही है, आगे जारी रह सकती है। भारतीय एयरटेल, आज खबरें आ रही हैं कि टाटा और भारती कुछ एक मिलकर कामकाज कर सकते हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं टेलीकॉम और डीटीएच के कारोबार के लिए, और इसके चलते फिर भारतीय इंफ्राटेल पर भी ज़रूर रखिएगा नज़र। भारतीय इंफ्राटेल पर भी मैं वागले साहब का कॉल लेता हूं, वो अभी मुझे ब्रेक के दौरान कह रहे थे उनको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पहले बाकी के आपके ट्रेडिंग आइडियाज़ बताइए कौन से। हेमंत, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में कल वीकनेस दिखाई दिया। आज मुझे लगता है शायद आज नहीं हो क्योंकि ये स्टॉक बैन में है। बैन में नहीं, तो शायद मुझे लगा कल निकल जाएगा, लेकिन निकला नहीं निकला। तो आज शायद इसमें मुंह नहीं आएगी, बट ये पैटर्न तो स्पॉइल हुआ है, वीक हुआ है। तो 66 के स्टॉप लॉस से बेचे 2 से। अभी इसमें है ना, ऐसे तो फ्रेश शॉर्ट तो बनेगी नहीं पोजिशनल। हाँ, आज नहीं बनेगी। मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने पोजीशन तेजी की बनाई वो छोड़ दें। मेरे हिसाब से पैटर्न तो वीक है, तो आपको निकलने का चांस मिला तो निकल जाना चाहिए। तेजी की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। मेरा 60 का वैसे टारगेट है, शायद आज नहीं आएगा, 2-3 दिन में आ सकता है। और लास्ट स्टॉक है मेरा पीईएल, पीरामल एंटरप्राइजेस, जिसमें कल अच्छी खासी तेजी, प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला। ये 2880 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 3024। ओके, तो पीरामल एंटरप्राइजेस ये है स्टॉक, कल जबरदस्त तेजी, स्टॉक भागे जा रहा है। और अगर श्री राम ग्रुप की आईडीएफसी के साथ डील होती, जिस पर हम बातचीत करेंगे इस थोड़ी देर में, लेकिन वो होगा तो फिर इंटरेस्टिंग एक्शन हो सकता है। चलिए, ब्रेक का वक्त है, और इस ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जाने माने एक्सपर्ट svtulsian.com के एसपी तुलसियान साहब। बने रहिए हमारे साथ। एसजेएक्स निफ्टी कमजोरी के साथ खुलने के संकेत देता हुआ 1/4% नीचे है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले, संदीप जैन, राकेश बंसल साहब, और अब बाजार के जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट svtulsian.com के एसपी तुलसियान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। स्वागत है सर आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार। शुरुआत हमेशा की तरह आपके बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडिया के साथ की जाए। बताएं सर, कौन सा शेयर चुना है आज आपने? मेरा आज का स्टॉक है लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल। अगर आप देखें तो ये लक्ष्मी मशीन ग्रुप की ग्रुप कंपनी है, और ये लोग कंट्रोल पैनल्स और इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। और लार्जली अगर आप जो कंट्रोल पैनल्स देखें, उनका यूज जो है वो टेक्सटाइल मशीनरी, मशीन टूल, एनर्जी सेवर, कंप्रेसर्स और मीडियम वोल्टेज एंड लो वोल्टेज कंट्रोल पैनल्स बनाते हैं, जिनका काफ़ी वाइड यूज़ है, यानी काफ़ी। और इनका प्लांट जो है कोयम्बतूर में काफ़ी बड़ी लैंड है, और जिस हिसाब से इन्फॉर्म्ड सर्कल से जो एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, तकरीबन 75 एकड़ की जो है लैंड सरप्लस, यानी काफ़ी बड़े लैंड पे प्लांट फैला हुआ है। और ये जो सरप्लस लैंड है, इसकी वैल्यू जो करीबन 250 से 300 करोड़ की आंकी जा रही है। लेकिन वो खैर मेरी थीम नहीं है। अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे चलूँ, तो अगर आप देखें FY17 का इनका थोड़ा सा स्टैग्नेट परफॉर्मेंस था, यानी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिली, क्योंकि इनका जो कोर सेक्टर था, जो इलेक्ट्रिकल सेगमेंट्स का, वहाँ पे इनके एबिट में करीबन 11 करोड़ से 7 करोड़ का इनकम देखी गई, यानी 4 करोड़ का फॉल हुआ, तकरीबन 35% का। क्योंकि सभी जानते हैं FY17 में कैपिटल गुड्स और जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कंपनियों का थोड़ा सा परफॉर्मेंस ढीला था, पर जिस हिसाब से परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हुआ है, और जिस सेक्टर को ये लोग केटर करते हैं, जैसे मैंने बताया ट्रांसफॉर्मर्स है, टेक्सटाइल मशीनरी है, मशीन टूल्स है, इनमें सब में काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो मेरा अनुमान है कि FY18 में फिर से अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल सेगमेंट का भी एबिट अगर फिर से जो करीबन 7 करोड़ था FY17 में, वो शायद 9.5-10 करोड़ पे पहुंच सकता है, यानी करीबन 3 करोड़ की इंक्रीज देखने को मिल सकती है। प्लास्टिक कंपोनेंट सेगमेंट्स के एबिट बहुत ही बढ़िया आए थे। 16 लाख जो FY16 में थे, वो बढ़ के 1 करोड़ 42 लाख हुए थे FY17 में, यानी एक शार्प जंप जो है, वो जो ग्रोथ दिखाई है वो शायद मेंटेन रहेगी। कम से कम 1.5 करोड़ का एबिट जो है प्लास्टिक सेगमेंट से लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो कंपनी, अब मैं आऊं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, कंपनी की इक्विटी बहुत ही छोटी है, 2.5 करोड़ से नीचे, यानी फेस वैल्यू 10 रुपया है, और
और 25 लाख इशूड शेयर्स हैं, नेटवर्थ है 100 करोड़ की, और बुक वैल्यू इस हिसाब से आती है 450 रुपया। और इसका ईपीएस जो कंपनी ने तकरीबन 36 रुपए ईपीएस जो है FY17 में दिखाया था, जो मेरा अनुमान है कि FY18 में ईपीएस बढ़कर के 45 रुपया हो सकता है, और 8 रुपया डिविडेंड, 80% डिविडेंड हमें कंपनी की तरफ से FY17 में देखने को मिला। इसके अलावा जो सबसे बढ़िया बात है, जो नेटवर्थ 100 करोड़ की, उसमें से 33 करोड़ रुपया कंपनी के पास कैश है, कैश इक्वलेंट, और उसको अगर आप ट्रांसलेट करें तो 135 रुपये पर शेयर की वैल्यू बैठती है। यानी अगर आप 543 रुपया 545 में शेयर खरीदते हैं तो इफेक्टिव कॉस्ट जो है 410 करोड़ है। तो जो मार्केट कैप 135 करोड़ का है, अगर उसमें से आप एक कैश निकालें 33-34 करोड़ का, तो एंटरप्राइज वैल्यू तकरीबन 100 करोड़ की बैठती है। यानी और जो इसका जो जानकार जैसे लैंड, सरप्लस लैंड और इसका एग्जिस्टिंग बिजनेस को जो वैल्यू करते हैं, वो नेट प्रेजेंट वैल्यू तकरीबन 550 करोड़ के आसपास की आंकते हैं। तो अगर मैं 45 रुपए का ईपीएस मानूं और अगर मैं कैश को नॉक ऑफ करूं, जो इफेक्टिव प्राइस मुझे 410-415 के आसपास देता है, तो शेयर वर्तमान में 8-9 के पी मल्टीपल पे चलता है। और अगर आप कंपेरेबल पीयर देखें तो सारे कंपेरेबल पीयर जो है 16 से 20 के पी मल्टीपल पे चलते हैं। तो यानी एक तो अर्निंग ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स और दूसरे पी एक्सपांशन के प्रोस्पेक्ट्स, ये दोनों काफी अच्छे दिखाई देते हैं। डाउनसाइड बहुत कम है। शेयर चूंकि मैंने कहा बहुत लो इक्विटी होने की वजह से बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहता, लेकिन अगर आप इन फंडामेंटल्स को देखें तो मेरे हिसाब से शेयर में अगले एक साल में जो है तकरीबन आपको 50% का पोटेंशियल है देने का, लेकिन मैंने 6 महीने का टारगेट 675 रुपए पे इस शेयर का सेट किया है जी। चलिए, तो ये है वो स्टॉक जो लॉन्ग टर्म में आपको बेहतरीन रिटर्न्स कमा कर दे सकता है। लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स पर जरूर नजर रखिएगा। लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स इसका पूरा नाम। तुलसीन सर, इस पूरे हफ्ते एक खबर जो चलती रही, पहले आई कि आईडीएफसी बैंक आईडीएफसी का विलय हो सकता है, फिर आई आईडीएफसी बैंक मन्नापुरम को खरीद सकता है, अब आ रहा है कि आईडीएफसी बैंक श्रीराम ग्रुप के साथ एक टाई अप कर सकता है, पिरामल के स्टॉक्स भी भाग गए। ये बताइए, आपने इन सब न्यूज़ फ्लो को किस तरह से अंडरस्टैंड किया और अब आपकी राय क्या है इन तमाम शेयरों के ऊपर? समझ में आ रहा है कि शायद कल एक ऐलान हो सकता है, श्रीराम ग्रुप और आईडीएफसी कह सकता है कि हम 90 दिन का समय लेंगे और उसके बाद एक कंसोलिडेशन हो सकता है इन दोनों ग्रुप्स का। आप कैसे रीड कर रहे हैं सर इन सब डेवलपमेंट्स को? देखिए, जब से आईडीएफसी और आईडीएफसी बैंक का जो रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, जो दोनों का जो डीमर्जर हुआ, तब से आईडीएफसी के जो प्रमोटर्स हैं वो बहुत निहायत अपना प्रयास कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाएं। आईडीएफसी बैंक ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बढ़िया प्लेस कर लिया पिछले 18 महीने में, लेकिन जिस हिसाब से फाइनेंशियल ग्रोथ आनी चाहिए थी, मैं नहीं कहता हूं कि आईडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस कोई खराब है, मैं एक्चुअली आईडीएफसी बैंक के परफॉर्मेंस में काफी सेटिस्फाइड हूं, लेकिन जिस हिसाब से उन्हें एक ग्रोथ की अपेक्षा है, जिस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंकों को वैल्यूएशन मिल रहा है और जिस हिसाब से ग्रोथ देखी जा रही है, वो शायद आईडीएफसी बैंक ने अचीव नहीं की। और उसका कारण है कि उनका जो पेनिट्रेशन है या जो कस्टमर बेस है वो उसको नहीं बढ़ा सके कंपटीशन होने की वजह से। तो ये निहायत जरूरी था आईडीएफसी बैंक के लिए कि कोई ना कोई एक रिटेल आर्म को एक्वायर करे। मन्नापुरम फाइनेंस में चूंकि प्रमोटर्स ने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि वो इस बिजनेस से निकलना चाहते हैं, तो ये सारा कयास लगाया जा रहा है कि कौन पोटेंशियल एक्वायरर हो सकते हैं। इसी लिहाज से मार्केट ने, ये बात आपकी बिल्कुल सही कि मार्केट ने ये भी एक कयास लगाया था कि आईडीएफसी बैंक शायद मन्नापुरम फाइनेंस को एक्वायर करे, लेकिन अब वो न्यूज थोड़ी सी बैक बर्नर पे है। और आईडीएफसी बैंक और आईडीएफसी का विलय इसलिए अब होने के चांसेस नहीं है कि जो श्रीराम ग्रुप है, श्रीराम सिटी यूनियन और श्रीराम कैपिटल, अगर आप इनका एक बुके ऑफ पोर्टफोलियो देखें, कंज्यूमर फाइनेंस, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस, इंश्योरेंस, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एक तरह से जितना भी कंप्लीट एक एनबीएफसी इंश्योरेंस पोर्टफोलियो हमें इस श्रीराम ग्रुप की तरफ से देखने को मिलता है। जो श्रीराम कैपिटल, इनकी अनलिस्टेड, इनका जो प्रमोटर है, जिसमें अजय पिरामल एक्चुअली अनलिस्टेड प्रमोटर कंपनी में 20% स्टेक होल्ड करते हैं, तो वहां से शायद कोई अरेंजमेंट आईडीएफसी बैंक का करे, जिसमें, और मैं कहूंगा आईडीएफसी ग्रुप करे, जिसमें आईडीएफसी शायद इंश्योरेंस बिजनेस को एक्वायर करे और आईडीएफसी बैंक जो है सारे के सारे लेंडिंग बिजनेस को एक्वायर करे। और अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से आईडीएफसी बैंक के लिए बहुत ही ज्यादा एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि अगर आप वर्तमान में देखें आईडीएफसी बैंक का 4 रुपए का ईपीएस, यानी तकरीबन शेयर 15-16 के पी मल्टीपल पे चल रहा है हिस्टोरिक अर्निंग पे। प्राइस टू बुक भी आप देखें तो करीबन 1.55-1.6 का प्राइस टू बुक है। तो इस लिहाज से कोई शेयर बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं लगता है कंपेयर टू पियर्स। और अगर ये चीज की होने जाती है जहां पे इंश्योरेंस जो है आईडीएफसी में चला जावे और लेंडिंग बिजनेस आईडीएफसी बैंक में जावे, तो इस लिहाज से मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी, चूंकि आपने पूछा कि शेयरों पे क्या इफेक्ट होगा,
आईडीएफसी बैंक जो है वो सबसे ज्यादा इस चीज का बेनिफिशियरी होगा, फॉलोड बाय आईडीएफसी। क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस के बिजनेस को देखें, जिस हिसाब से इंश्योरेंस बिजनेस री-रेट हो रहा है, आईसीआईसीआई प्रू का हमने देखा, 3, 4, 5 इंश्योरेंस के आईपीओस लाइंड अप है, तो कहीं ना कहीं आपको इंश्योरेंस बिजनेस में भी एक बड़ा री-रेटिंग और एक वैल्यूएशन मिलेगा। तो आईडीएफसी बैंक मेरा पहले चॉइस होगा इन्वेस्टमेंट के एंगल से, दूसरा आईडीएफसी, और तीसरा जो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। क्योंकि श्रीराम ट्रांसपोर्ट को भी अगर आप देखें तो प्राइस टू बुक और एयूएम के मल्टीपल के हिसाब से सबसे सस्ता शेयर है, 1.5 1.6 के पी मल्टीपल पे 70 रुपया ईपीएस है। तो इन तीनों पे मेरे स्टॉक करेगा। शायद श्रीराम सिटी यूनियन पे न्यूट्रल व्यू हो, और पिरामल एंटरप्राइज में चूंकि जब तक इस ब्रॉड कंटूर्स पे पूरा इफेक्ट देखने को नहीं मिले, मुझे नहीं लगता कि पिरामल एंटरप्राइज में कोई बहुत बड़ा उसका गेन देखने को मिलेगा, क्योंकि पिरामल एंटरप्राइज ऑलरेडी काफी बड़ा हुआ स्टॉक है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी एंड श्रीराम ट्रांसपोर्ट। ओके, आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी, पिरामल, ये 3 स्टॉक है जहां करें आप खरीदारी, और सबसे ज्यादा आईडीएफसी बैंक में। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार बात करेंगे कुछ और स्टॉक्स पर, बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले, संदीप जैन, राकेश बंसल और तुलसियान साहब। तुलसियान साहब, एक और कल की बड़ी इवेंट शाम को जो 5 बजे इंटरग्लोब की एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, और घोष साहब ने साफ साफ कहा कि एयर इंडिया में उनका इंटरेस्ट जो है, दिलचस्पी है सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को लेकर है। अब इन तमाम डेवलपमेंट के बाद इंटरग्लोब के शेयर पर आपकी क्या राय बनती है? देखिए, ऐसा है कि ये निश्चित रूप से इंडिगो ने अपने जो है जो अपने इंटेंशंस को जाहिर किया। एक्चुअली ये इंटेंशंस वहाँ से भी झलक गया था जब उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉय को लेटर लिखा था कि हम लोग सिर्फ इंटरनेशनल ऑपरेशंस में इंटरेस्टेड है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप इंटरनेशनल ऑपरेशंस का देखें, निश्चित रूप से कोई भी नहीं कहेगा कि इंटरनेशनल रूट्स कोई भी रूप में खराब है। बिकॉज अगर कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, एयर इंडिया की मैं पहले बात कर रहा हूँ, जिस हिसाब से पार्किंग स्लॉट्स है, चाहे फिर वो शिकागो, न्यूयॉर्क, हेथ्रो एयरपोर्ट, सिंगापुर, बैंकॉक वगैरह सभी जगह जो है वो काफी प्राइजी एसेट्स है। अब सवाल आया कि जो सिर्फ अगर आपने जो इंडिगो ने, मैं इस पूरे न्यूज इवेंट को, कल के न्यूज इवेंट को एनालाइज करूंगा कि उन्होंने इस चीज पे स्पेल आउट नहीं किया कि जो 120 एयरक्राफ्ट है एयर इंडिया के पास, उसका क्या करेंगे, क्या वो विलिंगनेस दिखाएंगे। क्योंकि अगर आप देखिए अनिल जी, जो 52,000 करोड़ का डेट है एयर इंडिया पे, वो 22,000 करोड़ का जो डेट है वो 120 एयरक्राफ्ट से सपोर्टेड है। और अगर आप एवरेज वैल्यू निकालें एक एयरक्राफ्ट की, तो करीबन 210 करोड़ बैठता है, जो मेरे हिसाब से काफी रीजनेबल है। अगर आप वर्तमान प्राइस देखें, जिस हिसाब से इंडिगो और स्पाइस जेट ने प्लेन्स के ऑर्डर प्लेस किए 350 करोड़ पे, और एयर इंडिया के पास में बड़े साइज के प्लेन है जो किसी भी एयरलाइंस के पास नहीं है, तो एक तो उस पर क्लैरिटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक ऑपरेशंस निश्चित रूप से नहीं लेंगे, क्या उसके लिए सरकार रेडी होगी। नंबर 3, जो ग्लोबल ऑपरेशंस और एयर इंडिया एक्सप्रेस, इन दोनों चीज में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, तो क्या वहां पे उनका कितना वैल्यूएशन रहेगा। मुझे एक्चुअली, मैं इस ऑफर को जब कल मैंने पूरी चीज को देखी तो ऐसे लगा कि पहली वाली जो उनकी ऑफर थी वो लगता है कि कोई बहुत सीरियस नहीं थी। शायद सरकार इतनी सारी, तीसरी चीज उन्होंने कहा कि हम कोई भी लायबिलिटी नहीं लेंगे। निश्चित रूप से कोई भी एक्वायरर लायबिलिटी नहीं लेना चाहेगा, लेकिन जिस हिसाब से स्टाफ की लायबिलिटी है, जो 12, 13, 14 हजार आदमियों का वर्कफोर्स है एयर इंडिया का, कोई भी नया एक्वायरर पूरे वर्कफोर्स को नहीं लेना चाहेगा, फिर चाहे वो ऑपरेटिंग स्टाफ हो, चाहे बैक ऑफिस स्टाफ हो। तो ये सारी की सारी चीजें उन्होंने एक तरह से कह दिया कि मैं बेस्ट जो है वो पिक एंड चूज करूंगा, पर उसके लिए सरकार तैयार होनी चाहिए। तो शायद मार्केट इसको ये माने कि ये कोई बहुत सीरियस ऑफर नहीं है इंडिगो की तरफ से, और शायद ये कॉन्क्रीटाइज नहीं हो। अगर एज इट इज द वे इट स्टैंड्स, अगर वो एयरक्राफ्ट भी लेते हैं, इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी लेते हैं, तो फिर भी शायद सरकार विचार कर सकती है। तो काफी ग्रे एरियाज है, तो इस हिसाब से शेयर को काफी रिलीफ मिलेगी। पर फिर भी मैं चीज पे, एयरलाइंस के स्टॉक्स पे पॉजिटिव होने के उपरांत भी मैं इंडिगो पे थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखूंगा, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं वो टेम्प्ट होते हैं तो हमेशा पोटेंशियल एक्वायरर जो है थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करता है, और ऐसे में जब तक क्लैरिटी नहीं हो तब तक कोई भी कॉल लेना शेयर पे मुश्किल होगा। तो मेरा न्यूट्रल व्यू है, और मैं इस जो ऑफर जो कल की उनकी आई, मैं कोई बहुत ज्यादा उससे प्रभावित नहीं हूं, क्योंकि काफी लूज एंड्स और ग्रे एरियाज या डिस्कनेक्ट जो उनके ऑफर्स में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, तो तुलसियान साहब जो कह रहे हैं एग्जैक्टली वही बात चार्ट्स पर भी दिख रही है। वागले साहब भी कह रहे हैं कि कोई बड़ी अपसाइड है नहीं। तो इस कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद बहुत उत्साहित मत हो रही है इंटरग्लोब को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया तुलसियान साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और दर्शकों को तमाम मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए। ब्रेक का वक्त है, लेकिन इस ब्रेक के बाद बाजार का भरपूर एक्शन आपके लिए शुरू होने वाला है। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि 25 अंकों की कमजोरी के साथ हम शुरुआत करेंगे, लेकिन कितनी कमजोर शुरुआत होगी ये पता चलेगा। प्री ओपनिंग सेशन में रुपए की शुरुआत पर रखेंगे नजर। स्टॉक 2020 का अपडेट भी आपके लिए आने वाला है तुरंत ही, और साथ ही 9:15 से बाजार के भरपूर एक्शन के लिए हमारे तीनों एक्सपर्ट्स करेंगे आपकी मदद। तो लौटिएगा इस छोटे से ब्रेक के बाद पहला सौदा में।